हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं इससे रिलेटेड, तो उन कन्फ्यूजन्स को आज अपन दूर करेंगे और समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके एप्लीकेशन से। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब कन्फ्यूजन्स होती है तो कन्फ्यूजन का सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक इम्पैक्ट इस शॉर्ट वीडियो में, ताकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये लेक्चर। तो ऑल द बेस्ट। So hello friends, in this video we are going to discuss about molecular orbital theory। तो molecular orbital theory को समझने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं molecular orbitals क्या होते हैं। ठीक है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कुछ आइडिया होगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। लेट अस सपोज ये हमारा एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, और ये एक भी और एटम है हमारा हाइड्रोजन एटम का। अब हाइड्रोजन एटम है तो इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। जब ये हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। उसी हिसाब से इस हाइड्रोजन एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके फॉर्म करेगा इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सम मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हम दो तरह के समझ सकते हैं। पहला होता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और एक होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। आपने वेव्स चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, और नहीं भी पढ़ा तो आपने सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिसको साई से डिनोट किया जाता है इस तरह से, है ना। तो ये वेव फंक्शन से ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा वेव में होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। मीन्स अगर ये एक ऑर्बिटल की वेव फंक्शन है और दूसरे ऑर्बिटल की वेव फंक्शन भी इसी टाइप से है, तो क्या होगा हमारा, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगी और ओवरलैप करके इनका होगा कंस्ट्रक्टिव, और उससे इनका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एंड इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में अगर ये एक वेव फंक्शन है और दूसरे ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कुछ ऐसा है, तो दोनों में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और कुछ इस तरह का, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ तो इस तरह का वेव फंक्शन हमारे पास ऑर्बिटल बन जाएगा, और इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग हमारा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के कारण, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से। अब अपन एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें याद ही नहीं रहता कि अलग अलग केसेस में किस तरह से। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम दो केसेस को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला हमारा केस होगा जिसमें हम लिथियम से लेके Li2 से लेके नाइट्रोजन तक के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को हम देखेंगे, और दूसरा हमारा जो केस होगा उसमें हम ऑक्सीजन से लेके बाकी फर्दर ऑन, जैसे आपकी सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक है तो हम वहीं तक चलेंगे। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन खासकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए एक अलग एनर्जी लेवल डायग्राम शो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कैटेगरीज आ गई हैं। अब हम शुरू करते हैं लिथियम से नाइट्रोजन तक का। तो सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ,
ड्रॉ आप किसी बुक में, किसी भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में देख सकते हैं। मैं सिंपली इसको लिख के बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक 1s। एस्ट्रिक लगाने का मतलब है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सिग्मा 2s एंड देन सिग्मा एस्ट्रिक 2s एंड देन हमारा यहाँ पे पहले इधर पाई आएगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और इन दोनों की एनर्जी है यहाँ पे सेम, इसलिए इसमें इक्वल्स टू का साइन है। तो ये ऑर्बिटल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 1s का बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग, 1s का एंटी बॉन्डिंग, 2s का एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद हमारा आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है इसलिए इक्वल टू का साइन लगाया है। फिर उसके बाद हमारा आता है सिग्मा 2pz, एंड यहाँ तक आपको बस इसमें याद करना है, आगे याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, और हम ध्यान से देख सकते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 8 10 12 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन तक तो कंप्लीट हो जाएगा, और हमें इन्हीं के लिए कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ ही तक याद करेंगे। अब अपन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, सिग्मा 1s, बोलो, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, एंड देन उसके बाद हमारा आता है सिग्मा 2pz, और उसके बाद हमारा आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और फिर उसके बाद आता है पाई एस्ट्रिक 2px इक्वल्स टू पाई एस्ट्रिक 2py, एंड देन सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ये होती है सीरीज। अब ये सीरीज स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते, इसलिए मेनली उनको प्रॉब्लम होती है। तो इनको याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सिंपल रहेगा। तो मान लीजिए हमारे पास P है, P एक लेटर है। अब इससे हम अपनी ट्रिक जनरेट करेंगे। यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में लिथियम से नाइट्रोजन एटम्स हैं, वो पहले आते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन आता है ना। तो P से पहले और P से पाई, मतलब जो पहले आए हैं उनमें पाई पहले आएगा। चेंज यहाँ पे कहाँ आया था, इधर आया था, इधर सिग्मा 2pz पहले आया था, इधर सिग्मा 2pz बाद में आ रहा है। यहाँ पे पाई पहले आया था, यहाँ पे पाई बाद में आ रहा है। तो जो पहले आए हैं उनमें पाई पहले आएगा, P फॉर पहले, P फॉर पाई। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो पाई 2px पाई 2py पहले आ जाएगा, फिर सिग्मा 2pz आएगा, यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आएगा, और पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि सिग्मा के बाद ये पाई आया, फिर पाई एस्ट्रिक आया, फिर सिग्मा एस्ट्रिक आया, तो ये कैसे याद करें कि पहले पाई आएगा फिर सिग्मा आएगा क्या। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे गेम किसने शुरू किया था, सिग्मा 2pz ने। तो गेम सिग्मा ने शुरू किया है तो सिग्मा ही खत्म करेगा, ठीक है। सिग्मा ने अगर शुरू किया तो सिग्मा ही खत्म करेगा। तो इसका मतलब बीच में हमारे पाई आएंगे, तो पाई आएंगे तो मतलब पाई 2px पाई 2py पहले आ गया, उसके बाद पाई एस्ट्रिक 2px इक्वल्स टू पाई एस्ट्रिक 2py, फिर हमारा आया सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब अपन आगे चलते हैं। ये ट्रिक हम सीख गए कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरा जाएगा। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, और अपना जिस तरह से एटम होगा उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। तो हम बात करेंगे अब एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में हम पहला हमारा जो एप्लीकेशन है इस एनर्जी लेवल डायग्राम का, वो है बॉन्ड ऑर्डर का। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन गैस बनती है तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो हमने बोल दिया इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 3, है ना। उसी तरह ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। फ्लोरीन का एग्जांपल ले लें तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें समझ में आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। अब कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें
डायरेक्टली हमें बॉन्ड दिखता ही नहीं, O2 प्लस O2 माइनस इस तरह से। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, बनाते हैं। वो फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और याद भी क्या रखना है, सिंपल सा तो है, क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर, बस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता चल गया, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे होता है। तो लेट अस सपोज हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हमें पता है इसका ये, लेकिन हम निकाल के देखते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उससे पहले हमें एनर्जी लेवल डायग्राम में इसको फिल करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन N2, सबसे पहले देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना 7 एटॉमिक नंबर, तो N2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन 14 इलेक्ट्रॉन्स को भर के देखते हैं, ठीक है। भरेंगे कैसे, नाइट्रोजन आता है पहले, तो P से पहले P से पाई, इसका मतलब हमें इतना तो समझ में आ गया कि इस एनर्जी लेवल डायग्राम में जो पाई है वो पहले आएगा सिग्मा से। तो अपन भरते हैं सिग्मा 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, सिग्मा 2s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, और सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि अपन के 8 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, कैसे 2 2 2 2 8, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे P से पाई पहले आएगा, पाई पहले आएगा, तो इसका मतलब पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनमें कैसे भरेंगे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो अवाव प्रिंसिपल और कुछ और रूल्स भी थे, तो उनमें क्या पढ़ा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो इक्वल होती है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py में एनर्जी इनकी सेम है, और एनर्जी अगर सेम होती है तो सबसे पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद दोबारा हम डबल फिलिंग करते हैं। तो इसका मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब हमारे पास 8 + 2 10 + 2 12 हो गए। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, और हमें पता है इसके बाद क्या आने वाला है, सिग्मा 2pz, और उसमें हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ तक फिल हो गए। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग देखते हैं हम, 2 4 6 8 10 तो हमारे बॉन्डिंग हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2 4, बस 2 ही तो है ना, जिसमें एस्ट्रिक लगा ध्यान रखिए वही है एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 4 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, और हमें तो भाई पहले से ही पता था कि बॉन्ड ऑर्डर तो 3 ही आने वाला है, बस एक क्रॉस चेक कर रहे थे हम, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या, ले लेते हैं एक और, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। लेट अस सपोज अगर मेरा O2 का एग्जांपल आ गया, तो O2 में हमने क्या किया 60 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखे, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन आता है बाद में, अगर ऑक्सीजन आता है बाद में तो इसका मतलब इसमें जो पाई आएगा वो भी बाद में आएगा, ठीक है। तो हम भरते हैं फिर से, सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। आप ये याद रखिए कि यहाँ तक तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन तो भर ही जाते हैं, ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भर गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हमारा क्या आएगा, पाई तो बाद में आएगा, इसका मतलब सिग्मा तो पहले आएगा, सिग्मा पहले आएगा, तो सिग्मा 2pz, और फिर उसके बाद हम इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब अपना पाई है, तो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अलर्ट रहना है, कैसे कि ये दोनों एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, फिर दोबारा है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन फिर से भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन फिर से भर दिया, तो इसमें भी हो गए 2 और इसमें भी हो गए 2, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया उसके बाद हमारा क्या आने वाला है, यहाँ तक तो हमारे 14 भर चुके हैं, ध्यान रखना। अब हमारे आने वाला है पाई एस्ट्रिक 2px और पाई एस्ट्रिक 2py, और फिर आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी इन दोनों की सेम है। तो सबसे पहले हमने इसमें भरा 1
और इसमें भी भरा 1, लेकिन जब 1 भरा तब हमें पता चल गया कि 16 तो कंप्लीट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो 14 हो गए थे, 8, 10, 12, 14 और फिर 15, 16। तो इसका मतलब हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो बस यहाँ तक ही भरना था। ठीक है, अब जब इतना आ गया तो उसके बाद हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे, है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो देख लेते हैं बॉन्डिंग कितने, 2, 4, 6, 8, 10 तो बॉन्डिंग हो गई। अब एंटी बॉन्डिंग भी अपन गिनते हैं तो 2, 4 और 5, 6 हैं एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब 2। तो वो तो हमें पहले से दिख रहा था भाई कि 2 ही आएगा हमारा आंसर, और 2 ही आया। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया बॉन्ड ऑर्डर का। अब हम एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे, और वो एप्लीकेशन कौन सा होगा? वो हम एप्लीकेशन लेंगे मैग्नेटिक नेचर का। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन नंबर 2, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक नेचर में हमारे पास 2 टाइप के नेचर होते हैं जो आपने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़े होंगे। पहला तो होता है हमारा डायामैग्नेटिक, और दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, या फिजिक्स में भी पढ़ेंगे क्लास 12th में पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक क्या होता है और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? तो ये तो आपने पढ़ा ही कि पैरामैग्नेटिक होती हैं जो वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, और डायामैग्नेटिक को बोलते हैं वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। असलियत में होता ये कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्यों आता है? क्योंकि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो क्लास 12th के फिजिक्स में इसका रीजन बता रखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो होता है। बाकी अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये किस लिए होता है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और डायमैग्नेटिक, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में क्या है कि डायमैग्नेटिक में जो हमारा डायमैग्नेटिक है इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होल नंबर या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर आता है। जबकि हमारा जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक उसमें हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो नेचुरल नंबर नहीं आता, वो पॉइंट फॉर्म में आता है या फिर हम बोल सकते हैं डेसिमल फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। मतलब अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते तो आपके पास एक और मेथड है, आप उसमें चेक कर सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अगर हैं तो अपना हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और नहीं है तो अपना हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई, इतना भी समझ में आ गया। तो अब मैग्नेटिक नेचर भी किसी का निकाल लेते हैं। तो लेट अस सपोज हमने ऑक्सीजन का ही मैग्नेटिक नेचर निकाला, क्योंकि ऑक्सीजन का हम एक बार लिख चुके हैं तो उसका मैग्नेटिक नेचर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 पे जाऊंगा। तो मेथड नंबर 1 में हमने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखा। ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम में इस तरह से बना हुआ था। अब यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, π2px1 π2py1। सिंस यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ पेयरिंग, इधर क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन शो करेगी। तो ये एक्सेप्शन टाइप का आ जाता है, या फिर बोलते हैं कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो हो रहा है। तो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाई। तो आपको ये नहीं देखना कि अरे इवन होगा तो पेयरिंग तो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। इवन भी है, होना चाहिए, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग भी होनी चाहिए ऑर्बिटल्स में, ये आपको चेक करना है। तो एक तो तरीका हमारा सिंपल ही हो गया। अब दूसरा तरीका हम बॉन्ड ऑर्डर से भी देख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें ही देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आया था भाई, 2 आया था। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट फॉर्म में तो है ही नहीं, और पॉइंट फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसका मतलब हमारी ये मेथड यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो ये होती है बच्चों को फंसाने के लिए जेईई मेंस और एडवांस में
कि हम लोग को ये जो मेथड सिखाया जाता है, खासकर स्कूल्स में सिखाया जाता है कि नेचुरल नंबर और डेसिमल वाला, तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 99% आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस टाइप के आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का हो गया जिसमें डेसिमल फॉर्म वाला हमें पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर देता है, तो उस केस में हमें इसी मेथड पे जाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम पे ज़्यादा जोर दिया, ताकि अगर आपको ये आता है तो आप हर एक तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, किसी में फंसेंगे नहीं। तो ये वाला मेथड भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं अपने बोर्ड्स में, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं उनमें, तो ये लगभग हर जगह अप्लाई हो जाएगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप हमेशा यही मेथड को अप्लाई कीजिए, तो इससे आप डेप्थ में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जब मैग्नेटिक नेचर हो गया, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको जेईई एडवांस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखे, तो कभी कभार जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा होता ही क्यों है, तो उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको कि दिस इज ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। बस आपको ये वर्ड याद रखना है, एसपी मिक्सिंग, ठीक है। तो ये एसपी मिक्सिंग की वजह से ऐसा होता है। अब एसपी मिक्सिंग किस में होती है? एसपी मिक्सिंग इसमें होती है। क्यों होती है? क्योंकि इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं, बट बता दे रहा हूं। तो एसपी मिक्सिंग इसलिए होती है क्योंकि एस और पी की एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो काफ़ी सेम होते हैं Li2 से N2 तक के बीच में। तो क्यों सेम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने LCAO के जो रूल्स हैं आपने पढ़े होंगे, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें हमने देखा था कि जिन एनर्जी लेवल, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल सेम होंगे वही आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, पास में होते हैं न्यूक्लियस के, इसलिए यहाँ पे एसपी मिक्सिंग पॉसिबल हो पाती है, और इसी वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब हम जेईई एडवांस की कुछ क्वेश्चंस और मेंस का, एक क्वेश्चन मेन का और एक क्वेश्चन एडवांस का सॉल्व कर लेते हैं अपनी ट्रिक से। तो वो ट्रिक पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो ट्रिक कौन सी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था इधर, तो इस बॉन्ड ऑर्डर में हमने देखा था कि नाइट्रोजन का 3 है, तो ये हर कोई देख के बता सकता है कि नाइट्रोजन का तो 3 है, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू 3। अब ट्रिक क्या है? अगर आप नाइट्रोजन जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे नीचे मूव करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मतलब अगर मैं 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज की बात करूं या फिर ऊपर चढ़ता हूं तो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करूं, तो जब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 से आएगा, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 से आएगा, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका डिफरेंस सिर्फ 1 से रिड्यूस होगा, हमेशा घटेगा। दिस इज अ मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड से ज़्यादा पॉसिबल तो है ही नहीं, तो इससे कम होगा। तो अगर मैं 12 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 12 इलेक्ट्रॉन में हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? दूसरे पेज पे समझाता हूँ, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे शायद आपको। यहाँ पे देखते हैं, हमारा नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड ऑर्डर इसका है 3, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 16, इसका मतलब डिफरेंस आया इलेक्ट्रॉन्स का 2 से, डिफरेंस आया 2 से, और जब इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस 2 से आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से घटेगा, 1 से घटेगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। मैं ऊपर भी चलूँ तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन आएगा जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, C2, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया 2 से और इलेक्ट्रॉन्स का अगर डिफरेंस आया 2 से तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा 1 से, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होगा, ठीक है। अब मान लो 16 से मैं 15, अगर मैं 15 की बात करूँ, लेट अस सपोज हमने बात की 15 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या होगा? 14 से 15 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, और 14 से 15 में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस किससे आएगा? 0.5 से। जब 2 का आ रहा था डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस 1 से आ रहा था, जब 1 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस 0.5 से आएगा। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो अगर 0.5 से आएगा तो इसका हो जाएगा 2.5, हमेशा रेड्यूस होगा, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर।
इससे हमेशा डिक्रीज होगा, तो 2.5। उसी तरह अगर मैं बोल दूं कि 13 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, तो 14 से 13 डिफरेंस आया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.5 का, तो इसका भी 2.5 ही होगा। तो ये होगी हमारी ट्रिक जो कि आपकी जेईई मेंस के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इस टॉपिक पे सॉल्व कर देंगे, और बाकी कुछ 10% बचेंगे तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर लेना, वो थोड़े डेप्थ में आएंगे तो उसके लिए ये यूज़ कर लेना, और बोर्ड्स के लिए तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए कुछ डेफिनेशंस है वो आप रट लेना, डेफिनेशंस में PDF बना के आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं अपने जेईई मेंस और एडवांस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहला हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहला हमारा ए ऑप्शन है NO, हमें दिखाना है कि कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है NO में सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो मिला के हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरह हम कार्बन मोनोऑक्साइड में भी चेक कर सकते हैं, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो 8 + 6 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये वही है जो N2 का जो हमारा मॉलिक्यूल था ना, उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जैसी उसमें फिलिंग थी वैसी ही इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो आप रिलेट करके इस तरह से कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको बार बार एनर्जी लेवल डायग्राम की बनाने की जरूरत पड़े, आप रिमेंबर कर सकते हैं N2 और O2 का, और इस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, इट्स एन एक्सेप्शन, एक तरह का एक्सेप्शन हम मान सकते हैं, या फिर स्पेशली ये पढ़ाया जाता है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो हमने पहले ही रूल आउट कर दिया देख के। अब हमारा B2 आता है, B2 कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ 14 से, नाइट्रोजन वाला जो केस था हमारा 14, उससे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का अगर डिफरेंस है तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस कितने से आएगा 0.5 से, तो 0.5 से अगर डिफरेंस आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 3 से 0.5 का डिफरेंस मीन्स 2.5, क्योंकि ऑलवेज डिक्रीज करता है। तो अगर ये 2.5 आया, और हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल या फिर पॉइंट फॉर्म में आता है तो वो पक्का पैरामैग्नेटिक होगा। अगर वो नेचुरल नंबर है तो जरूरी नहीं कि वो डायमैग्नेटिक है, बट अगर वो डेसिमल नंबर में आए तो ये पक्का है कि वो पैरामैग्नेटिक जरूर है। तो हमारा ये जो 2.5 आया तो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक, तो ये तो हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक पॉइंट से पता चल गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा ऑप्शंस का। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको याद है कि ये तो नाइट्रोजन वाला केस है, नाइट्रोजन में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो नाइट्रोजन तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो रहा था, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको सही मार्क कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपको ये याद नहीं रहा कि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन वाला केस है जो भी है, तो अब आप कैसे करेंगे, तो आपके पास दो कन्फ्यूजन्स आ गए, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। जिसको आता था उसने यहीं पे सही कर दिया, उसको ये ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, उसे पता चल रहा था कि नॉट पैरामैग्नेटिक वाला सर्च करना है, उसने ये टिक कर दिया। लेकिन मान लीजिए आपको ये दिमाग में नहीं आई चीज, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 14 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में फंस गए, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉइंट में भी नहीं आने वाला, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हम चलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर, जो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स पे हम बोलेंगे कि इसका लिखेंगे कैसे, सिग्मा 1s2, 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 के होते हैं, तो उस केस में हमें पहले आता तो पाई फॉर पहले, पाई फॉर पाई पहले लिखना पड़ेगा, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। अब इसके हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इसके 10 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिख दिया कॉमन। अब मैं इन दोनों केसेस की बात करूंगा, ये तो मेरा हो जाएगा CO वाला केस और ये हो जाएगा मेरा B2 वाला केस। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक फिल हो गए, लेकिन अब B2 में जो हमारा बोरॉन है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाएंगे, P फॉर पहले, P फॉर पाई, तो इसमें तो P पहले पाई आएगा, तो पाई आएगा, तो पाई 2p x1 इक्वल्स टू पाई 2p
y1, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। लेकिन अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, क्योंकि इसमें कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहीं पे ही खत्म हो गए। एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों भरा जाएगा, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल्स की। अब CO में अपन आ जाते हैं, तो CO में क्या होगा, पाई पहले आएगा, तो पाई 2px1 लिखेंगे, फिर पाई 2py, और इसमें भी 1 लिखेंगे, फिर से 1 लिखेंगे, फिर से 1 लिखेंगे, तो इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। यहाँ तक हमारे कितने हो गए, यहाँ तक हमारे हो गए 8 to 10 to 12, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि B2 के केस में हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड नहीं थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही पैरामैग्नेटिज्म आता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, CO इज नॉट पैरामैग्नेटिक, CO इज नॉट पैरामैग्नेटिक, B2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन वाला ही केस हो गया एक तरह से, है ना। तो ये तो हमारा हो गया JEE मेंस का क्वेश्चन। यहाँ पे ये लोग ने फंसाने की कोशिश की, यहाँ तक तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, ठीक है, बट इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की या तो जरूरत रखनी पड़ेगी, या फिर मैंने जो ट्रिक बताई थी कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और वो डायमैग्नेटिक होता है, ये सब याद रखना आपके लिए टाइम सेविंग टेक्निक हो सकती है, ठीक है। अब अपन JEE एडवांस के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो JEE एडवांस का क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू MOT विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट हमारा है C2 डाई नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। तो क्या ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आइए चलते हैं C2 डाई नेगेटिव के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो C2 डाई नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए हैं, अगर C2 होता तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते, है ना, और डाई नेगेटिव है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इसके पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। और हमने अभी देखा भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मतलब डायमैग्नेटिक होता है, तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। इसका मतलब हमारे ये जो स्टेटमेंट ये पूर्ण रूप से सही है, ये तो है हमारा सही, ठीक है। अब अपना सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, O2+ हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। तो ये देखिए JEE एडवांस में क्या होता है, ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ये क्या होगा, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लॉन्गर बॉन्ड लेंथ से हम जो हमने सीखा है पूरे वीडियो में या फिर पूरे कॉन्सेप्ट में उससे कैसे रिलेट करें। तो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ का मतलब वीक बॉन्ड, ठीक है, वीक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होगा, क्योंकि जब हमने देखा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, और 3 बॉन्ड से इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है, और वीक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे बोला लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, तो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ से इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहता है कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो अपन क्या करेंगे, O2 की हमें डायरेक्टली पता, बिना देखे क्या पता है कि O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। और O2+, इसका मतलब O2 में एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया, O2 ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो टोटल इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक डोनेट कर दिया, तो इसके पास हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एक तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, लेकिन टाइम सेव करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 नाइट्रोजन वाला जो है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उसको हमें रिफरेंस मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो रिफरेंस अगर हम मानेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन से ये क्या है 15, एक का डिफरेंस आया, तो बॉन्ड ऑर्डर का कितने से डिफरेंस आएगा, जल्दी बताइए, 0.5, बिल्कुल सही। तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर से डिफरेंस आएगा, इसका मतलब इसका हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, O2+ हैज लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो है नहीं, इसकी तो कम है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है। अब तीसरा स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं। तो तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, N2+ एंड N2- हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए क्या, हमने N2 का देखा कि 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, ठीक है। अब N2+ है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, तो इसका मतलब N2+ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स। दिखाई नहीं दे रहा शायद स्क्रीन पे, अब सही, हाँ,
तो N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का कितना डिफरेंस आया 14 से 13 में एक का, तो बॉन्ड ऑर्डर का कितना आएगा 0.5 का, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अब अपन N2 माइनस की बात कर लेते हैं। N2 माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, किसने एक्सेप्ट किया है N2 ने एक्सेप्ट किया है, तो 14 तो इसके पास पहले से थे, एक एक्सेप्ट किया, इसका मतलब इसके पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। अब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है एक से, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 0.5 से, 0.5 से डिक्रीज होगा मतलब इसका भी होगा 2.5। अब 2.5 होगा तो हमारा ये सेम बॉन्ड ऑर्डर तो है ही, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो जेईई एडवांस में आप देख रहे हैं हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन की तरह राइज कर रहा है, ठीक है। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, He2+ हैज सेम एनर्जी एज कंपेयर टू आइसोलेटेड 2 He एटम्स, ठीक है। तो He2+ की सेम एनर्जी है क्या, इसको अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ा हो फिर भी नॉर्मल कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि 2 He एटम्स आपस में कंबाइन करके He2+ बना रहे हैं। तो अगर ये बना रहे तो इसका मतलब तभी कोई चीज़ होती है जब वो अपने आप को स्टेबल कर रही हो। यूनिवर्स में पानी नीचे गिर रहा है, आप गिरते हैं तो नीचे की तरफ गिरते हैं, क्यों, नीचे गिरने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो जब एनर्जी कम हो रही है, जब कोई स्टेबल हो रहा है, तब जाके क्या होता है, कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस होता है उस वजह से। तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करके He2+ बना रहे हैं, इसका मतलब He2+ कहीं ना कहीं स्टेबल है, और स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है। और यहाँ पे क्या बोला He2+ है सेम एनर्जी, तो सेम एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, सिंपली ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन अगर कोई चाहे कि इसको प्रूव कैसे किया जाए, तो हमने क्या किया, He2+ के लिए He2+ ये है ना अपना, तो He2+ के लिए हमने क्या लिखा, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसमें हमने बोल दिया इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 और 1 रिलीज कर दिया, तो इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बोला सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 हमारे कंप्लीट हो गए। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालने का प्रयास किया तो हमने कितना पता चला कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 0.5, ठीक है। 0.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर, और He के 2 अलग अलग एटम्स हैं, और हमने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या, कि कितने बॉन्ड्स होंगे किन्हीं 2 एटम्स के बीच में, उस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें तो He जब डिफरेंट आइसोलेटेड एटम्स है तो इनमें तो बॉन्ड था ही नहीं, और इसमें बॉन्ड कुछ ना कुछ तो है। 0.5 का मतलब कुछ हद तक इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जिसमें थोड़ा हद तक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी अपने आप ही कम हो जाएगी। इनमें बॉन्ड्स तो है ही नहीं ना, इनमें बॉन्ड्स है नहीं, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। इससे हमें पता चलता है कि 0.5 से He2+ का फॉर्मेशन होगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि He2+ जो है उसकी एनर्जी कम होगी He एटम से, तो हमारी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जेईई मेंस और एडवांस के PYQs को आप लगाइए जहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, और फिर वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है भाई।